वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। ये गाना तो आपको याद ही होगा। विश्व विजेता सिकंदर के बारे में कौन नहीं जानता। रोम का सम्राट जो पूरी दुनिया जीतने के लिए निकला और भारत आकर उसे योद्धाओं की एक ऐसी फौज का सामना करना पड़ा कि उसे वहां से वापस लौटना पड़ गया। भारत के राजा पोरस से लड़ाई करने के बाद उसे पता चल गया था कि इस धरती पर कैसे कैसे वीर रहते हैं। सिकंदर और पोरस की कहानी जानने से पहले हमको सिकंदर की जीवनी जाननी चाहिए कि आखिर एक सामान्य सा लड़का विश्व विजेता कैसे बना। अलेक्जेंडर, जिसको भारत में सिकंदर कहा जाता है, का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में पेला यूनान में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, जो उस वक्त मैकेडोनिया और ओलंपिया के राजा थे। इनकी माता का नाम ओलंपिया था। अलेक्जेंडर में बचपन से ही कुछ ऐसी क्षमताएं थीं कि इनको देखने वालों को लगता था कि उन्हें इतिहास में एक असाधारण व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा। महज 12 साल की उम्र में अलेक्जेंडर ने एक जंगली घोड़े को काबू में कर लिया था, जिसको कोई काबू में नहीं कर पा रहा था। यह ब्यूसीफेलस नाम का एक विशाल और जंगली घोड़ा था, जो बाद में लगभग जीवन भर अलेक्जेंडर के साथ रहा। यही बच्चा बड़ा होकर अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर महान कहलाया। अपने प्रतिभाशाली बेटे से राजा फिलिप बहुत प्रभावित थे और वे चाहते थे कि राजकाज की शिक्षा सिकंदर को किसी बहुत योग्य शिक्षक से मिले। उन दिनों पूरे रोम में अरस्तु का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रभाव था। राजा फिलिप ने अपने बेटे को शिक्षित करने के लिए अरस्तु को चुना। अरस्तु जितने अच्छे शिक्षक साबित हुए, सिकंदर उससे कहीं बेहतर शिष्य साबित हुआ। अरस्तु ने सिकंदर को साहित्य, दर्शन शास्त्र और विज्ञान की शिक्षा दी। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर को विश्व विजेता बनने का सपना अरस्तु ने ही दिखाया था। फिलिप की हत्या और सिकंदर का शासक बनना। सिकंदर की मां ओलंपिया और उसके पिता के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, जिससे सिकंदर भी प्रभावित हुआ और वह अपने पिता से दूर रहने लगा। कुछ समय बाद 336 ईसा पूर्व में सिकंदर की सौतेली बहन की शादी में एक सुरक्षा गार्ड ने राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी। गार्ड को भी भागने की कोशिश करने के दौरान मार दिया गया, इसलिए यह पता नहीं चल सका कि इस हत्या की असली वजह क्या थी। लेकिन माना जाता है कि इस हत्या के पीछे सिकंदर और उसकी मां का हाथ हो सकता है। इस हत्या के बाद सिकंदर का हाथ नहीं रुका और उसने एक एक करके उन सभी लोगों को मार दिया जो उसके उत्तराधिकारी बनने के लिए खतरा बन सकते थे। अपने एक सौतेले भाई फिलिप एरिडाइस को छोड़कर उसने अपने सभी भाइयों, चचेरे भाइयों, उन सभी लोगों को मार डाला जो उसके राजा बनने के इस रास्ते में रुकावट बन सकते थे। और आखिरकार पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर 20 वर्ष की आयु में मैसिडोनिया यानी कि मकदूनिया का शासक बन गया। सम्राट बनने के बाद सिकंदर ने एक विशाल सेना का गठन किया और अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए यूनान के कई भागों पर जीत दर्ज की और उनको अपने अधिकार में मिला लिया। इसके पश्चात सिकंदर एशिया माइनर को जीतने के लिए निकल पड़ा। इस युद्ध अभियान में सिकंदर ने सीरिया को पराजित करके मिस्र, ईरान, मेसोपोटामिया, फिनीसिया, गाजा और बैक्ट्रिया प्रदेश को भी पराजित करके वहां अपना कब्जा स्थापित कर लिया। सिकंदर ने अपने कुशल नेतृत्व से फारस के राजा डेरियस तृतीय को अर्बेला के युद्ध में 331 ईसा पूर्व में हराकर स्वयं को वहां का राजा बना लिया और वहां की राजकुमारी रुक्साना से शादी करके जनता को भी अपनी ओर कर लिया। एशिया माइनर और ईरान को जीतने के बाद सिकंदर का अगला सपना भारत को जीतने का था और सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर दिया। इस समय भारत छोटे छोटे गणराज्यों में बटा हुआ था। सिकंदर खैबर दर्रे से होकर भारत पहुंचा और उसने पहला आक्रमण तक्षशिला के राजा अंबी पर किया। तक्षशिला उस समय भारत के लिए प्रवेश द्वार माना जाता था। तक्षशिला के राजा अंबी ने सिकंदर की बहादुरी के बारे में सुन रखा था, इसलिए उसने लड़ने के बजाय दोस्ती का प्रस्ताव सिकंदर को भेजा, जिसको सिकंदर ने स्वीकार कर लिया और तक्षशिला सिकंदर के अधीन आ गया। इसके बाद सिकंदर आगे बढ़ा तो उसे पता चला कि आगे एक पराक्रमी राजा पोरस का राज्य है। तक्षशिला के अनुभव से सिकंदर को लग रहा था कि पोरस भी लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन राजा पोरस काफ़ी शक्तिशाली शासक माना जाता था। पंजाब में झेलम से लेकर चेनाब नदी तक राजा पोरस का राज्य था। राजा पोरस ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार नहीं की
और झेलम नदी के किनारे दोनों सेनाएं आकर खड़ी हो गईं। पोरस की विशाल सेना को देखकर सिकंदर के सिपाहियों का आत्मबल कमजोर हो गया, लेकिन सिकंदर बहादुर होने के साथ साथ एक कुशाग्र सेनापति भी था। उसने जानबूझकर नदी के किनारे को लड़ाई के मैदान के तौर पर चुना था, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि पोरस की सेना में ज़्यादातर हाथी हैं और ये बरसात का मौसम है। बरसात हो जाने के हालात में नदी के किनारे की ज़मीन दलदली हो जाएगी और पोरस के हाथी बेकार हो जाएंगे। सिकंदर ने अपने सिपाहियों को हौसला बढ़ाया और रात का इंतजार करने को कहा, क्योंकि आसमान काले बादलों से भर चुका था। पोरस ने आगे बढ़कर सिकंदर पर आक्रमण करने की कोशिश नहीं की, जो पोरस के लिए एक ऐतिहासिक गलती साबित हुई। रात को खूब बारिश हुई और ज़मीन कीचड़ से भर गया। आधी रात के बाद सिकंदर ने पोरस की सेना पर हमला कर दिया। झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पोरस के बीच भयानक युद्ध हुआ। पहले दिन पोरस ने सिकंदर का डट कर सामना किया, लेकिन मौसम खराब होने के कारण पोरस की हाथी वाली सेना कमज़ोर पड़ने लगी। यह देखकर सिकंदर ने पोरस से आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन पोरस ने हार नहीं मानी और युद्ध करते रहे। काफ़ी संघर्ष और कोशिशों के बाद भी राजा पोरस को हार का सामना करना पड़ा। इस महायुद्ध के दौरान सिकंदर की सेना को भी काफ़ी नुकसान हुआ। सिकंदर और पोरस की लड़ाई के परिणाम। हालांकि सिकंदर और पोरस की लड़ाई में राजा पोरस हार गए थे, लेकिन उनकी बहादुरी को देखकर रोमन सेना की आगे बढ़ने की हिम्मत टूट गई। सिकंदर की सेना को भारी नुकसान हुआ और इस जीत ने उसकी सेना की कमर तोड़ दी। इसी लड़ाई में उसका प्यारा घोड़ा ब्यूफेलिस भी मारा गया। अपने प्रिय घोड़ा की मौत से सिकंदर बहुत दुखी हुआ और सिकंदर भी काफ़ी जख्मी हो गया था। 326 ईसा पूर्व में इस युद्ध में सिकंदर को समझ में आ गया कि भारत को जीतना इतना आसान नहीं है। इस युद्ध में राजा पोरस की वीरता देखकर सिकंदर काफ़ी प्रभावित हुआ और दोनों मित्र बन गए, और इसके बाद सिकंदर ने राजा पोरस का राज्य उनको वापस कर दिया। इस जीत के बाद सिकंदर ब्यास नदी तक पहुंचा, परंतु उसे वहां से वापस लौटना पड़ा, क्योंकि ब्यास नदी के उस पार नंदवंश के राजा के पास करीब 20,000 घुड़सैनिक, 2 लाख पैदल सैनिक और करीब 6,000 हाथी थे। नंदवंश की विशाल सेना को देखकर सिकंदर की सेना डर गई और उसने आगे बढ़ने से मना कर दिया। तभी सिकंदर को फारस के विद्रोह का समाचार मिला और वह उसे दबाने के लिए वापस चल दिया। भारत से वापसी के दौरान सन 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन वर्तमान के इराक के इलाके में पहुंचने के बाद अचानक सिकंदर को एक रहस्यमय बीमारी हो गई। बहुत इलाज के बाद भी जब कुछ सुधार नहीं हुआ, तब सिकंदर को समझ में आ गया कि जीत, धन दौलत, अहंकार, घमंड सिर्फ एक झूठ है, जबकि सत्य सिर्फ मृत्यु है। इसलिए महान सिकंदर ने दुनिया को संदेश देने के उद्देश्य से अपनी इच्छाएं जाहिर की। सिकंदर ने अपने महामंत्री को आदेश दिया कि उसके मरने के बाद उसकी 3 इच्छाएं जरूर पूरी की जाएं। सिकंदर की पहली इच्छा थी कि जिन हकीमों ने मेरा इलाज किया है वे सारे मेरे जनाजे को कांधा देंगे, ताकि दुनिया को पता चल सके कि रोग का इलाज करने वाले वैद्य हकीम भी मौत से आपको नहीं बचा सकते। सिकंदर की दूसरी इच्छा थी कि जनाजे की राह में वह सारी दौलत बिछा दी जाए जो उसने ज़िंदगी भर जीती थी, इकट्ठा की थी, ताकि सबको ये पता चल सके कि जब मौत आती है तो ये धन दौलत भी आपको नहीं बचा सकती, आपके किसी काम नहीं आ सकती। सिकंदर महान की तीसरी इच्छा थी कि जब जनाजा निकाला जाए तो उसके दोनों हाथ हथेली बाहर की ओर लटकाए जाएं, ताकि लोगों को पता चल सके कि इंसान धरती पर खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। कुछ समय बाद 10 जून 323 ईसा पूर्व को सिकंदर की 32 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनकी मृत्यु उनके घावों में हुए इन्फेक्शन के कारण हुई थी, क्योंकि भारत में राजा पोरस के साथ हुए युद्ध में सिकंदर काफ़ी बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर की मृत्यु मलेरिया या टाइफाइड बुखार के कारण हुई थी। तो दोस्तों, ये थी दुनिया को जीतने का सपना देखने वाले सिकंदर महान की कहानी, जिसने केवल 10 वर्ष की अवधि में अपने छोटे से साम्राज्य का विस्तार एक विशाल साम्राज्य के रूप में कर लिया था। हालांकि उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य बिखर गया और इसमें शामिल देश आपस में लड़ने लगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है, काम की लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों, हमारे चैनल पर इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदुओं की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, तो आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें